हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम क्लास 8th का सिविक्स में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लॉज। इसमें ये इंट्रोडक्शन है सबसे पहले, जिसमें बताया गया है कि कुछ लॉज के बारे में आप पहले से जानते होंगे या सुना होगा आपने। जैसे शादी की जो उम्र है मेल फीमेल के लिए, उसको उसकी उम्र के ऊपर जो है एक लॉ बना हुआ है। वोट डालने का 18 ईयर कम से कम उम्र होनी चाहिए, इस तरह का भी एक लॉ है। प्रॉपर्टी को बेचने का खरीदने के लिए भी कुछ लॉज बनाए गए हैं। तो इन लॉज के बारे में आप जानते होंगे, आप फेमिलियर होंगे इनसे। ठीक है, लॉज को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, या कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट जो होती है, संसद हमारे देश की, वो बनाती है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या ये सभी के ऊपर अप्लाई होते हैं, नए लॉ कैसे बनते हैं, और कुछ जो लॉज होते हैं वो अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो लोगों को सही नहीं लगते हैं, या लोग जो हैं उनको लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। और ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में, सरकमस्टेंसेस में, वो बताया गया है सिटीजन्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको, ये कोई पिक्चर दी हुई है जिसमें ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। उसके बाद यहाँ पर एक सिचुएशन दी है इन्होंने कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और वो अपने बेटे को बचा रहे हैं, क्योंकि उनको 10 साल की सज़ा दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी क्राइम को लेकर। तो क्या जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, ये आपको बताना है। और उनके जो बेटा है गवर्नमेंट ऑफिशियल का, क्या वो इन लॉ के अंडर नहीं आता, या उस पर ये जो लॉ हैं एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उसके जो फादर हैं वो इकोनॉमिकली बहुत अमीर हैं, रिच हैं, और पॉलिटिकली बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं, या वो पावरफुल हैं, मंत्रियों से उनके संबंध हैं। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं, ये तो वायलेशन ऑफ लॉ है जो इस सिचुएशन में हमें देखने को मिल रहा है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा अपने बेटे को छुपाना या बचाना। ठीक है जी, क्योंकि यूनिट 1 में आपने ऑलरेडी देखा होगा, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उसके जो मेंबर्स थे वर एग्रीड देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, के आज़ाद भारत में जो आर्बिट्री एक्सरसाइज नहीं होगी, मनमानी अपनी जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, जैसे अंग्रेज करते आए थे, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, लॉ के हिसाब से चलेगी। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस, उन्होंने कुछ बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, जिससे रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हो सके, हमारी कंट्री में स्थापित हो सके, और कोई भी अपनी मनमानी पावर्स का यूज ना कर सके, आर्बिट्री पावर्स जो हैं उनको एक्सरसाइज ना कर सके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल। और ये जो कुछ प्रोविजंस थे, इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कि सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को कानून की नज़रों में बराबर समझा जाएगा। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर, उनका क्या लिंग है, ठीक है, मेल हैं फीमेल हैं, इसके आधार पर नहीं किया जा सकता डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स, रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली, कि सभी लॉ हर एक सिटीजन पर इक्वली अप्लाई होंगे। नो वन कैन अबव द लॉ, और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे कोई अमीर आदमी हो, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ही क्यों ना हो। ठीक है, अबव द लॉ नहीं होगा कोई भी। एनी क्राइम और वायलेशन, कोई भी अगर जुर्म करता है, क्राइम करता है, या नियमों को तोड़ता है, लॉज को वायलेट करता है, हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट, उनके लिए अपना एक अलग पनिशमेंट बताया गया है। एज वेल एज अ प्रोसेस, और एक प्रोसेस है थ्रू विच द गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ टू बी एस्टेब्लाइज, जिससे उनको सजा दी जाएगी। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, कि ये लिखा तो गया है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही होता है? क्या इक्वालिटी है? क्या कोई भी लॉ के अबव नहीं है, ऊपर नहीं है? तो ये हम जानेंगे अभी, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ। इन एंशियंट इंडिया देर वर इन्यूमरल, के पुराने या प्राचीन भारत में, देर वर इन्यूमरल, न्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज, बहुत सारे एक ऐसे लॉज थे जो एक दूसरे के ओवरलैप करते थे, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लॉज थे, एक लॉ को पूरा करने जाएंगे तो दूसरा अपने आप टूट जाएगा। डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी, अलग अलग जो समुदाय थे, ठीक है,
कम्युनिटीज़ थीं और वो अलग अलग ऑटोनॉमी उनको दी गई थी। तो ये एंशियंट इंडिया में तो होता था, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें इन चीज़ों को जो है ख़त्म करने की कोशिश की गई। इन सम केसेस punishment that two person received for the same crime vary depending on their caste backgrounds। तो उनकी कास्ट को देखकर बताया जाता था कि उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा या कम मिलेगा, लेकिन अभी आपने पढ़ा है कि रिलीजन, कास्ट, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी पर इक्वली अप्लाई होते हैं। जैसे लोअर कास्ट जो थी, बीइंग मोर हार्शली, उनको ज़्यादा जो है सज़ा दी जाती थी उसी क्राइम के लिए, जबकि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको उतनी सज़ा नहीं मिलती थी। ये सब एंशियंट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज ब्रिटिश colonialist who introduced the rule of law in India, के जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने रूल ऑफ लॉ इंडिया में जो है एस्टेब्लिश किया। हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूटेड, हालांकि हिस्टोरियन इस बात पे जो है एक राय नहीं रखते हैं। टू ऑफ विच इंक्लूड फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्री, एक तो के जो कॉलोनियल लॉ थे वो आर्बिट्री थे, मतलब मनमाने थे, और वो उन्हीं को सपोर्ट करते थे और उन्हीं के पक्ष में होते थे, अंग्रेजों के पक्ष में। एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट, जो भारत के नेशनलिस्ट थे, प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, ठीक है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनाया या निभाया। डेवलपमेंट ऑफ लीगल, जो यहाँ नियम कायदे बने उस दौरान, उसमें इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था जो हम अभी देखेंगे भी। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रीनेस दैट, और इनकी मनमानी या आर्बिट्रीनेस का एक एग्जाम्पल है सिडिशन, द सिडिशन एक्ट ऑफ 1870। सिडिशन एक्ट ऑफ 1870 क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसी पर भी शक के बिना पर उसे अरेस्ट कर सकती है और बिना फेयर ट्रायल चलाए, बिना केस के, बिना सबूत और एविडेंस वगैरह के, ठोस सबूतों के बगैर ही उनको जेल में डाल सकती है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता था। तो ये बहुत ही जो है ख़राब टाइप का एक लॉ था। इंडियन नेशनलिस्ट बिगिन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्री यूज़ ऑफ, तो इंडियन नेशनलिस्ट जो लोग थे, ठीक है, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो नेता थे, वो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये जो आपका लॉ है, सिडिशन एक्ट है 1870 का, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। दिस आर्बिट्री यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश, दे ऑल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, के इक्वालिटी हमें भी मिलनी चाहिए, एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया। ये नीचे पिक्चर दी हुई है, रोलेक्ट एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1919 में आया था हिस्ट्री में इसके बारे में अपनी बुक में। और अमृतसर में जलियांवाला बाग में कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, और जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी थी, और उसके बाद बहुत सारे वहाँ महिलाएं थीं, बच्चे थे, मासूम और बेगुनाह, ठीक है, उन पर जो है इन्होंने गोलियां चलवा दी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर्स ही शो करता है, ये उसी की पिक्चर है या शो करने की कोशिश की गई है इसमें। idea change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including idea of justice। by the end of 19th century ख़त्म होते होते जो इंडियन लीगल प्रोफेशन था वो मतलब लोग पढ़ने लगे, वो भी जानने लगे कि इस तरीके से नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, और फिर वो डिमांड करने लगे रेस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स, कि हमको भी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो कॉलोनियल कोर्ट्स हैं हमारे साथ इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई आप नहीं कर सकते। दे बिगिन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स, और इंडियंस के भी लीगल राइट्स को डिफेंड करने लग गई। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगिन टू प्ले ए ग्रेटर रोल, और इंडियन जजेस जो थे उनके रोल भी बढ़ गए। देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियन प्लेड अ मेजर रोल इन एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ किस तरीके से बढ़ता चला गया, उसका डेवलपमेंट होता चला गया कॉलोनियल पीरियड में, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल था। विद द अडेप्टेशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन, और ये जो 1935 का एक्ट हो या उस जमाने के जो कॉलोनियल पीरियड के कुछ लॉज थे, वो एक तरीके से फाउंडेशन बने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसकी जो चीज़ें थी उनको रखा गया उसमें कुछ हद तक। सर्व्ड एज द फाउंडेशन, तो इन्होंने फाउंडेशन के तौर पर काम किया। एवरी ईयर आर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल लॉ, हर साल कुछ नए लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, एज वेल एज अमेंडिंग, और पुराने जो हैं उनमें कुछ सुधार किया जाता है। और इन योर क्लास 6 की बुक में आपने पढ़ा होगा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005।
अकॉर्डिंग, तो ये इसमें अमेंड किया गया, पहले का है ये, ठीक है। सक्सेशन का मतलब होता है जो आगे प्रॉपर्टी या ये बाकी चीज़ें किसको दी जाएंगी। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन, डॉटर और देयर मदर्स, और उनकी जो मदर्स हैं उनको इक्वल शेयर मिलेगा फैमिली की प्रॉपर्टी में। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनेक्टेड, तो ये तो पुराना लॉ था जिसको अमेंड किया गया, सुधारा गया। नए लॉ भी बनाए जाते हैं और बनाए गए हैं, जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए, नौकरियां देने के लिए लोगों को। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट न्यू लॉ इज नेसेसरी, ये कैसे पता लगे कि नए लॉ बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, उससे पता लगेगा इस बारे में। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, नए लॉ किस तरीके से बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज, देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये काम करता है। एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी दैट, अलग अलग ग्रुप्स मांग करते हैं अगर किसी लॉ की ज़रूरत होती है। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स, और पार्लियामेंट इन सारी चीज़ों को सुने और सेंसिटिव हो, ठीक है, इन पर अपनी जो है प्रतिक्रिया दे और ज़रूरत है तो नए लॉ बनाए, ये उसका रोल होता है। नीचे एक स्टोरी दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस के लेकर जो लॉ है और वो कैसे पास हुआ, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी के बारे में इधर दिया गया है, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, उनमें गोल नंबर 5 पर आता है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में और बाकी सारी में, जितना हक जो मेल्स को मिलता है फीमेल्स को भी मिलना चाहिए, जो है नहीं अभी तक। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी और गवर्नमेंट काम कर रही हैं अपने अपने लेवल पर। यहाँ बताया गया है डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर टू द इंजरी और हार्म। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, घरेलू हिंसा, ठीक है। घरों में ख़ास तौर से जो फीमेल या आप कह सकते हैं जो वाइफ होती हैं, उनके हस्बैंड या कोई भी मेल मेंबर जो है, और उनको अगर हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, चाहे फिजिकली, ठीक है, या इमोशनली। फिजिकली का मतलब है शारीरिक रूप से, मतलब फिजिकली वायलेंट होकर उन्हें मारना पीटना। इमोशनली वर्बली कुछ कह रहे हैं, गालियां देना, अब्यूज़ करना, ठीक है। अब्यूज़ ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो वर्बल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, ये तीनों टाइप के जो है अब्यूज़ उसमें आ सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये एक नियम बनाया गया, एक लॉ बनाया गया इन चीज़ों को रोकने के लिए। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और इसमें फिर ये अमेंड भी हुआ, ठीक है। और इसमें बताया गया कि डोमेस्टिक जो टर्म है इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी बड़ा है, एक्सटेंड किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा भी गया। लिव और हैव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, ऑल वुमेन, हर एक वुमेन जो रहती है या रह चुकी है एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, घर में किसी भी मेल मेंबर के साथ, हु इज़ परपिट्रेटिंग द वायलेंस, जो वायलेंस कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। फिर एक स्टोरी नीचे दी गई है जिसमें इस लॉज के बारे में बताया कैसे ये इवॉल्व हुआ। यहाँ पर दो लेडी हैं, और कुसुम और साजिया, ये एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, और अक्टूबर 2006 का ये न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं जिसमें ये लॉज पास हो गया है और इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो ये बात करती हैं कि आज तो बहुत बड़ा दिन है, न्यूज़पेपर में पढ़ा गया आपने, हाँ, वुमेंस के लिए ख़ास तौर से। और ना वो कहती है कि सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं, अगर घरों में वायलेंस नहीं होगा तो जो है सिर्फ वुमेन नहीं बल्कि सबका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा, पूरी की पूरी फैमिली का, क्योंकि वायलेंस होता है तो बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें इस पर प्रभावित होती हैं। तो ये दोनों कुसुम और साजिया जो है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, और इन्होंने पूरी जर्नी को देखा है किस तरीके से द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्ट पास हुआ है, और उसी के बारे में अब ये बताएंगी कि स्टोरी कैसे शुरू होती है। सबसे पहले 1991, अप्रैल 1991 में ऑफिस में चल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, वो बता रहे हैं कि मुझे एडवाइस की ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा पीटा है। दूसरे हैं वो कहते हैं कि मेरे जो सन एंड डॉटर इन लॉ हैं उन्होंने मुझे इल ट्रीट किया है, वर्बली अब्यूज़ करते हैं, गालियाँ देते हैं मुझे, एंड आई हैव नो एक्सेस, और मुझे बैंक अकाउंट में भी मेरा कोई एक्सेस नहीं है, मैं पैसे निकालना चाहूँ तो वो भी मैं निकाल नहीं सकती, और मुझे घर से बाहर निकालने के लिए धमकी देते हैं और मुझे डर है इस बात का।
आई डोंट वांट टू गो, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, बस ये वायलेंस रुकना चाहिए मेरे साथ जो हो रहा है। वो बता रही हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को। आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन, मैं घर से बाहर जो है निकलना नहीं चाहती। आई एम लिविंग इन, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई लॉ नहीं है, या जो लॉ है तो वो एक क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ नहीं है, ये उन्हें बताती हैं। मतलब अब देखिए नए लॉ की ज़रूरत महसूस होने लगी है इस तरीके के केस जब आने लगे हैं। और थ्रू आउट 1990s में ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, और वी हैव, अब ये बताती हैं कि भाई एक लॉ बनना चाहिए वायलेशन के ऊपर, यहाँ पे सब बताया गया है। फिर लॉयर्स 1990 तक बात हो गई है, 91 से 1999 तक आ गए हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट, ये सब इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि बिल्कुल, और क्या क्या इसमें होना चाहिए ये ड्राफ्ट करते हैं इस चीज़ को। देन आगे चलते हैं, द वुमेन्स मूवमेंट वांट अ न्यू लॉ, कि न्यू लॉ चाहिए किस पर, डोमेस्टिक वायलेंस पर, और गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जब ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं, मांग उठती रहती हैं, ठीक है, तो फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस किया जाता है 2002 में, 2002 में। लेकिन इस बिल से ये संतुष्ट नहीं है कि ये इतना अच्छा बिल नहीं है और हमारी सारी मांगों को नहीं माना गया है, और इस बिल में सुधार होना चाहिए। तो दोबारा से उसके लिए फिर चलती हैं कि इसमें और चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ बताया गया है, द स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन, अपनी रिकमेंडेशन राज्यसभा को देती हैं, फिर लोकसभा में वो सब होती हैं, और फाइनली उन्हें मान लिया जाता है, और 2005 में उसमें एक दोबारा से बिल को रीइंट्रोड्यूस किया जाता है नई मांगों के साथ, और वो पास हो जाता है, और 2006 से 2006 से वो लागू हो जाता है, क्या, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से। एट प्रेजेंट, और फिर अक्टूबर 2006 की बात जहाँ से कहानी शुरू हुई थी कि ये नया लॉ बहुत ही अच्छा है और बहुत खुशी की खबर है, लेकिन अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। गवर्नमेंट को इसे अच्छे से एनफोर्स करना चाहिए, इम्प्लीमेंट लागू भी करना चाहिए, क्योंकि लॉ बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसको लागू करना, इंश्योर करना, ये सारी चीज़ें कि वो एनफोर्स ढंग से हो, ठीक है, लोग उसका पालन करें, ये भी गवर्नमेंट का और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका काम होता है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, बराबरी के रिश्ते, हिंसा से मुक्त, कुछ पेंटिंग बनाई है अवेयरनेस के ऊपर। ऑफन वुमेन के जो वायलेंस जिनके साथ होता है उनको विक्टिम माना जाता है, जबकि वो एक सर्वाइवर होती हैं, तो उन्हें विक्टिम से ज़्यादा सर्वाइवर मानना चाहिए, ये बताने की कोशिश है यहाँ पर। और एज द अबव एग्जाम्पल शो द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल, कि सिटीजन्स का रोल कितना क्रूशियल है। देखिए सिटीजन्स ने ये मांग उठाई थी, तभी जाकर वो 2002 में बनता है, फिर सिटीजन्स ने मांग उठाई कि इसे सुधारा जाए, और फिर फाइनली उसको 3 साल बाद 2005 में सुधार कर और 2006 में लागू किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो सिटीजन्स होते हैं। पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज, फ्रॉम एस्टेबलाइजिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड। तो नए लॉ की ज़रूरत से लेकर और उसे पास होने तक जो है रोल होता है सिटीजन्स का काफ़ी क्रूशियल। दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, रेडियो। तो सिटीजन्स अपनी मांगें उठाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं टीवी रिपोर्ट या टीवी एंकर और टीवी प्रोग्राम्स के जरिए से, ठीक है, न्यूज़पेपर के जरिए, एडिटोरियल जो लिखते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, इन सब के जरिए अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं, और गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में। कुछ ऐसे लॉज हैं, ठीक है, जो लोगों के भले के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन एक का भला करने में दूसरे का नुकसान हो जाता है, और वो लोग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पार्लियामेंट पासिस लॉज टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर। समटाइम अ लॉ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो सकता है, सही हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लीगल हो सकता है, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर, लेकिन अनपॉपुलर हो सकता है और अनअक्सेप्टेबल भी हो सकता है टू पीपल, बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन, के इंटेंशन जो है इसके पीछे वो अनफेयर है और हार्मफुल है, और पीपल फिर इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से अनपॉपुलर होते हैं लॉ, ठीक है। जैसे म्यूनिसिपल लॉज हैं जिसमें जो स्ट्रीट वेंडिंग है या हॉकिंग जो है, जो ये ठेलियाँ वगैरह सब लगा लेते हैं फुटपाथ पर या रोड के किनारे पर, तो म्यूनिसिपल लॉज ये हैं कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। फुटपाथ चलने के लिए होता है, लोगों को जो है स्पेस नहीं मिलता है, उन्हें परेशानी होती है, ट्रैफिक जाम होते हैं, तो ऐसे लॉज हैं।
तो ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली तो ठीक है कि सभी को इस तरीके का हक होना चाहिए। फॉर सम पीपल पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक, कि जो पब्लिक स्पेस हैं वो ओपन हो सभी के, ठीक है, जिससे वो पेवमेंट्स पर इजीली आसानी से चल सकें। वन ऑल्सो कांट डिनाई, लेकिन ये आप डिनाई नहीं कर सकते, जो हॉकर्स और वेंडर्स हैं उनकी जो वो एक तो चीपली सबको सामान अवेलेबल कराते हैं और इफिशिएंटली टू द मिलियंस लिविंग इन अ लार्ज सिटी, दिस इज मीन्स, और ये लाइवलीहुड है, उनकी रोजी रोटी है ये। अगर आप उसे उसमें से हटा देंगे सड़क के किनारे से, फुटपाथ पे से, उस लॉ का सहारा लेकर, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो कैसे रोजगार अपना कमाएंगे, ठीक है। तो हैंस इफ द लॉ फेवर वन, तो एक ग्रुप को, पब्लिक को तो आसानी हो गई ट्रैफिक को लेकर या चलने फिरने को लेकर, लेकिन जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं, इनके लिए तो मुसीबत हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के जो लॉ होते हैं ये अनपॉपुलर लॉ की कैटेगरी में आते हैं, और ये अगर ऐसे लॉ बनाए जाते हैं और फिर एनफोर्स किए जाते हैं तो ये लोग फिर कहीं ना कहीं इसका जो है विरोध करते हैं। इधर साइड में भी दिया हुआ है, एक रोज़ा पार्क्स की कहानी है यूएस में। तो यूएस में जो रेसिज्म है ब्लैक एंड वाइट का, उसके बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि रोज़ा पार्क नाम की ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, जिन्होंने जो है 1905 में सीट देने से मना कर दिया था, ठीक है, एक वाइट पर्सन को। सी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑन सेग्रीगेशन, जो सेग्रीगेट करता था, अलग डिवाइड करता था कि पब्लिक स्पेस, चाहे गलियां हों या और बाकी चीज़ें हों, पार्क वगैरह, तो उनमें जो वाइट्स हैं और जो ब्लैक्स हैं, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, उनके लिए अलग अलग और डिवाइड करता था, मतलब उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने ये सब किया, और उसके बाद सिविल राइट, इस पे सब चर्चा स्टार्ट हो गई न्यू लॉज को लेकर इस तरीके से ही। और फिर सिविल राइट एक्ट बनाया गया 1964 में, जिसमें कहा गया कि रेस के आधार पर, ठीक है, नस्ल जो होती है, रिलीजन धर्म के आधार पर, या किस देश के हैं, नेशनल ओरिजिन क्या है उनका, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, ये इसमें बताया गया है। और फिर ये कुछ प्रोटेस्ट, अगर कुछ अनपॉपुलर लॉज बनते हैं, ठीक है, अभी फार्मर्स बिल के ऊपर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लॉज को लेकर इस तरह का प्रोटेस्ट है, ये सब बताया गया है, इसमें दिखाया गया है। वी नीड टू रिमेंबर दैट आर रोल एज सिटीजन डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव, कि हमने सिर्फ चुन दिया इनको, जो लीडर्स हैं हमारे, जो नेता हैं या जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको चुनना ही हमारा रोल वहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि वहाँ से शुरू होता है। हमको ये देखना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ढंग से अपना काम कर रही हैं, वो जो लॉ बना रही हैं क्या वो ठीक हैं और नहीं हैं, तो हमें उन्हें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए उस पॉइंट पर, जब वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही हैं सिटीजन्स को, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। तो इतना ही है चैप्टर। आगे फिर ये ग्लोसरी दी है, कुछ 4 टर्म्स इसमें दिए गए हैं, जैसे क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी में फॉल्ट फाइंड करना, ठीक है, और डिसअप्रूव ऑफ अ पर्सन और थिंग, डिसअप्रूव कर देना। इवोल्यूशन का मतलब होता है किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, स्टेज 1, फिर स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे ऐसे करते हुए। जैसे पहले आपने देखा 1991 में, ठीक है, जो ये वॉयलेशन, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लॉ था, ये बना, फिर 2006 तक ये कैसे पहुंचा, तो ये सारा इसका एवोल्यूशन होगा पूरा। सिडिशन, बिना मतलब अपनी आर्बिट्री पावर को यूज़ करना, बिना फेयर ट्रायल के ये सारी चीज़ें करना, उसके ऊपर है। जैसे द गवर्नमेंट डज नॉट नीड एब्सोल्यूट, के कोई एविडेंस नहीं है और अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब था। और रिप्रेसिव, दबाना, किसी को कंट्रोल करना, ठीक है, उनकी आज़ादी को उनसे छीन लेना, ये सब इसका मीनिंग होता है। तो आज का चैप्टर इतना ही है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।